चलो मैं थोड़ी अंदर की बात भी बता देता हूँ हैदर सर के बारे में। इतना डाउन टू अर्थ मैंने कोई नहीं देखा। यू नो ही वॉज इन पटना, Nadeem Hasnan was taking the classes. I was by chance also there. तो साहब आए, वेरी डाउन टू अर्थ, बहुत सिंपल है ना। मेरे को IAS की कोचिंग करनी है, समझ ही नहीं आया। मीडियम क्या रखोगे जी? इंग्लिश। नदीम सर ने कहा लिख के दिखाओ, लिख के दिखाओ। अच्छा आप हिंदी में लिख के दिखाओ, नहीं या तो इंग्लिश ही रख लो। उस लेवल से शुरू करके उसके बाद फिर क्वालिफाई होना। आज के लड़के जो हैं इतना डरते हैं कि हम ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे। मतलब बिहार का जो लेवल है राइटिंग का वो तो आप लोगों को पता है, एक मायने में देखो। वो वहाँ से शुरू करके आना, एंथ्रो पर्शियन, पर्शियन ना, हाँ, और फिर बनना, और फिर रिलेशन भी रखना, ठीक है ना। वहाँ बड़े मुश्किल से मौका मिला है, तो वैसे ही खैर पतले दुबले और निचोड़ना हो तो निचोड़ लो। और रियली रोल मॉडल इन टर्म्स ऑफ स्ट्रगल एंड सक्सेस मैं ये कहूँगा। सर जी वो कान पे लगाओ। तो मैं जब भी शहर में होता हूँ, चाहे मैं अपनी पोस्टिंग के दौरान पीछे रहा यहाँ, अभी जस्ट रिसेंटली 7 मंथ्स बैक मैं पोर्ट ब्लेयर में पोस्ट हुआ हूँ। जब भी शहर में होता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि सर का चरण स्पर्श करूँ और आशीर्वाद लेकर के जाऊँ। तो अब तो अपनी फेस से मैं जस्ट अभी सर को कह रहा था, जब इन्होंने कहा कि आप लोगों के साथ जस्ट इंटरेक्ट करूँ, तो हमने कहा सर अब तो हम लोग आउटडेटेड हो गए हैं। मतलब ठीक है, घर में बच्चे जो हैं वो सिविल के इसमें लगे हुए हैं आज के दिन में, और उनके ज़रिए ही कुछ सीखने का मौका हमें मिलता है। जैसे सर हो गए या और भी कई लोग जो हैं इस फील्ड में, उनसे लगातार कांटेक्ट में रहता हूँ और देख रहा हूँ किस तरह से जो सिलेबस आप लोगों का है वो इवॉल्व कर रहा है। रियली आज के दिन में अगर आपका सिर्फ प्रीलिम्स का ही देख लिया जाए सब कुछ, तो मुझे लगता है सर कि हमारे टाइम में आज के टाइम में यानी 100 टाइम्स मतलब चीज़ें जो हैं वो ग्रो कर गई हैं। यानी हमें फिर भी ये पता होता था कि क्या क्या अगर हम कवर कर ले तो हम आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं प्रीलिम्स। लेकिन आज के दिन में मैं सर एक दो मतलब जो कोचिंग के ओनर हैं जो चला रहे हैं उनसे भी बात कर रहा था, जिनकी बिटिया खुद दे रही है। बोले कि हैदर साहब अगर आज हमें बिठा दिया जाए तो भी शायद क्वालिफाई नहीं कर पाए। लेकिन हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। मतलब वो कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। अगर आप लोग इस फील्ड में हैं और आप लोग कोशिश कर रहे हैं, इतने अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं, सीट्स भी इतने अच्छे ही हैं, तो आपका अपना एफर्ट्स है। आप में से ही मतलब जो वो 1000 की लिस्ट में होता है, आप में से ही लोग होते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आप अपने टाइम को किस तरह से यूटिलाइज किया। प्लस मैंने जो सर से सीखा है, अपने गुरुजनों से सीखा है, उसके बारे में बोलूँगा कि इस फेज में आपका आपके गुरु से और आपके बुक से बेहतर कोई साथी नहीं हो सकता। टाइम वही 24 घंटा सभी लोगों के लिए है। उस 24 घंटे को कितना आप अपने बेहतर इस तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, वही आपके अल्टीमेट रिजल्ट को बताता है। खास करके ऐसे ज़माने में जो हम लोगों के टाइम में तो इतना डिस्ट्रैक्शन भी नहीं था कि मोबाइल हो या इंटरनेट पे बैठ गए हों। जो इन्फॉर्मेशन मिलती थी वो फोटो कॉपी के तौर पे मिलती थी। आज के दिन में तो आप मतलब मैं देखता हूँ कई बच्चों का रिजल्ट क्यों कहते हैं कि हमने कोचिंग किया ही नहीं और सिर्फ नेट पे पढ़ करके सब कुछ और बड़ा अच्छा रैंक लेकर आते हुए। तो मतलब उनका अपना एफर्ट्स है, प्लस उसका यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम है, प्लस कॉपरेशन है उन तमाम लोगों का, चाहे वो उनके टीचर्स हों, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो उनका फ्रेंड सर्किल हो। और इसमें कहीं से कोई शक नहीं, जैसे अभी सर ने कहा कि एक शहर के जो बच्चे जो खास करके मतलब मैं देखता हूँ ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे भी हैं या जो बड़ी वेल ऑफ फैमिली से हैं बच्चे, वहाँ से बहुत ही मतलब मैं कहूँ कि फ्रैक्शन ही सर आज भी मतलब ये कैरेज कर पाते हैं कि इस रेस में आए हो। मतलब एक ना पता नहीं क्या है, इनहिबिशन सा है, या मुझे लगता है कि शायद उसको क्या कहेंगे कि अगर पेरेंट्स अगर उसमें हैं तो उसको देख के लगता है कि नहीं नहीं बहुत ज़्यादा मेहनत भी है, और मतलब क्वालिफाई करने के बाद भी मेहनत है, क्वालिफाई करने में तो जो है सो है, तो वो शॉर्ट टर्म अपना लेकर के वो मल्टीनेशनल का रास्ता अपना लेते हैं। तो खास करके जो बच्चे मतलब
एवरेज बैकग्राउंड से आ रहे हैं और जो उनमें देखता हूँ मैं फाइटर ये मतलब स्पिरिट, अल्टीमेटली वही है हमारा असेट्स, वही हमारे लिए कामयाब करता है। जैसे सर ने अभी बताया, बिल्कुल मैं भी एक मतलब मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और हिंदी मीडियम में मैंने पढ़ाई शुरू की और अपने स्ट्रेंथ के साथ साथ वीकनेस को भी मैं समझता था। सिर्फ ये हौसला रखना है कि हमें सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई करना है, कोशिश करना है और कूद जाना वो एक अलग सी चीज़ है, लेकिन उसको सीरियसली लेना वो एक अलग चीज़ है। तो आपके स्ट्रेंथ या वीकनेस को आपके साथ साथ आपके जो गुरु हैं और आपके जो टीम ये हैं, जो आपका जो सर्किल है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बताता है। जैसे आपने बताया कि हिंदी मीडियम से मैंने पढ़ाई की, लिख करके दिखाया, सबने कहा नहीं इंग्लिश में कर सकते, लेकिन फिर बाद में मुझे जा करके लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं कोई कमी है, चूंकि मैंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई नहीं करी थी, दिया और सब कुछ ठीक रहा। मतलब सेकंड अटेम्प्ट में हमारा अपना जो पेपर था वो थोड़ा सा ये गया, अदरवाइज बहुत अच्छा रहा। फर्स्ट टाइम में हमारे सारे पेपर जो है उसमें मोर देन 52 और 3% मार्क्स थे। सर का जो अपना बैच था एंथ्रो का, वो हमारे बिहार का पटना का, उसमें भी सर सेकंड हाईएस्ट मार्क्स था। याद होगा आपको जब आपने लड़के को कहा कि अब मैं क्लास नहीं लेता हूँ तो इसे पकड़ लो तुम तो वो सब आपके इस पर डिपेंड करता है। रही बात, अभी तो आप मतलब एफर्ट्स कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं उन चीज़ों के लिए। मेरी सिर्फ एक गुजारिश होगी आप लोगों से, भगवान करे कि जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं सबको भगवान सफलता दिखाए। लेकिन आज भी ना इंडियन ब्यूरोक्रेसी में मोर देन 80-90% लोग जो है एक डिफरेंट माइंड सेट लेके आते हैं। आप लोग भी बातचीत करते होंगे, देखते होंगे, मतलब वो जो ब्रिटिश लीगेसी है ना, आज भी कहीं ना कहीं वो चीजें, उसका जो कीड़ा है वो हमारे दिमाग में है। तो भगवान की दया से सर ने भी जस्ट कहा डाउन टू अर्थ की बात, मैं डाउन टू अर्थ उसको नहीं कहूंगा, मैं जो हूं वही रहना चाहिए हमें। हमारा अपना अस्तित्व जो हमारा अपना एग्जिस्टेंस किसी जॉब की वजह से नहीं है, हमारा अपना एग्जिस्टेंस हमारी वजह से है। और हम कौन है? जो हमारा परिवार, परिवार के जरिए दिए गए संस्कार और जो समाज ने हमें दिया है। ठीक है, आप कहीं से उठ करके कहीं चले जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि नीचे जो जहां से आप आए हैं बाकी लोग जो हैं वो बेकार के लोग हैं या आपका एक अलग क्लास हो गया। ये चीज नहीं हट पा रहा है सिविल में। पिछले 25 सालों में सर मैंने देखा है कि जो सेवा भाव है ना, शायद आज भी हम ब्रिटिश लीगेसी को ढो रहे हैं। आज भी हमें ऐसा लगता है अगर हम करके चले गए, चाहे वो बच्चों का, मतलब नए नए लड़के, मैं आपको बताऊं कि 2020 के बच्चे को मैं देख रहा हूँ एक बार सर्विस में आने के बाद में, खास करके सर पुलिस सर्विस की बात कर रहा हूँ और आईएएस की। दूसरे सर्विसेज चूंकि बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन इन 2-3 सर्विसेज में ना वो एक है हैंगओवर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने आपको एक चीज कहा ना शुरू में ही कि आप जो हैं आप उसी बिलीव कीजिए कि आप बहुत अच्छे हैं, आज भी बहुत अच्छे हैं एज ए ह्यूमन बीइंग। तो सबसे बड़ी चीज है ना कि एक अगर अच्छे इंसान हैं आप, अगर एक अच्छे इंसान हैं आप, तो एक अच्छे बेटा भी बनेंगे, एक अच्छे भाई भी बनेंगे, एक अच्छे फादर भी बनेंगे, एक अच्छे ऑफिसर भी बनेंगे। लेकिन एक अगर अच्छे इंसान नहीं बन पाए तो इत्तेफाक से आप कहीं भी किसी जगह पे भी अच्छे नहीं रहेंगे। कोशिश ये होनी चाहिए हमारी तरफ से कि हम सब चीज हासिल कर लें, लेकिन एक जो मेरा अपना जो गुण है ना, कहते हैं गुण और धर्म, जो मनुष्य का जो गुण और धर्म है, उस चीज को बनाए रखे। जो संस्कार आपके दिया है मतलब पेरेंट्स ने, जो आपने सीखा है अपने बड़ों से, जो आपने टीचर से सीखा है। टीचर्स या माँ बाप तो कभी नहीं ये बताते हमें कि हम किसी पोस्ट पे पहुंच करके अहंकारी बन जाएं या किसी को, बाकी लोगों को ऐसे ही समझना शुरू करें। अगर आप अपने आप को इतना ज्यादा बढ़ा लेते हैं कि एक आम आदमी आपसे बात करने में डरने लगे, जो कि जनरली होता है, एक आज भी आप किसी डीएम के ऑफिस में घुसेंगे ना तो 10 बार सोचेंगे इसके पास जाएं, इसके पीए से बात करें, इससे बात करें, या एसपी के ऑफिस में जाएं। तो एक आपके माइंड में ये होता रहता है कि अच्छा क्या इतना ज्यादा क्लाउड रहता है इनका।
जब ये झिझक टूट जाए और आपके पास आने में कोई डरे नहीं, बेखौफ आपको उठा करके फोन कर दे और आप उसको रिसीव कर लें और रिसीव करके रिस्पॉन्ड करें आप, जब ये चीज होने लगे तो आपको लगना चाहिए कि नहीं, मैं एक इंसान हूं, एक बेहतर इंसान हूं। ऑफिसर क्या, ऑफिसर तो ना आप पैदा हुए हैं ना आप ऑफिसर जाएंगे। जी प्लीज। सर, अगर अच्छाई करने के लिए हमें पनिश किया जाए तो क्या उसका क्या कोई ऑल्टरनेटिव पनिश होगा? नहीं करता भाई, कोई पनिश नहीं करता। सर, जैसे some activities or actions taken by the officers result in shunting and all, and आप शंटिंग किसको मानते हैं? आप क्या आज तैयारी कर रहे थे या आप सोच रहे हैं कि आप आईएएस बनेंगे तो आपको साउथ दिल्ली का डीसी बनाया जाएगा या आपके उत्तर प्रदेश लखनऊ का आपको डीएम बनाया जाएगा? ये अगर सोच करके बन रहे हैं तब तो आपको पिंच करेगा। आप सिर्फ अगर ये सोच करके अपनी तैयारी कर रहे हैं कि हम गवर्नमेंट सर्वेंट बनने जा रहे हैं, हमें सेवा का मौका मिलेगा, कहीं भी रहे क्या फर्क पड़ता है? आपको अगर डीएम बनाया जाएगा तब भी उतना ही अच्छा काम करेंगे आप। डीएम अगर हटा दिया गया किसी रीजन से, जो रीजन कह रहे हैं आप, चलता है, शुरू से चलता रहा है और चलता रहेगा आने वाले दिनों तक। आपको मान लिया उठा करके सेक्रेटरिएट में डिप्टी सेक्रेटरी बना दिया गया, काम वहां भी है। जिस दिन इन सब चीजों, सर मेरा साथी है राजीव रंजन, मेरा बैचमेट है, तो बोला कि यार कहीं ऐसा ना हो कि क्यों यार इतना क्यों सोचते हो तुम लोग? तो बोला यार अगर यहाँ से उठा करके वहां ट्रांसफर कर दिया तो हम कहे यही गलत है ना। हमारा जो अपना डिसीजन है ना, हमारा जो बिहेवियर है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। वो कंट्रोल दूसरे के हाथ में मत जाने दीजिए आप, मैं यही कहना चाह रहा हूं। अगर आपकी पर्सनालिटी को कोई दूसरा कंट्रोल कर रहा है तो हमेशा डरेंगे आप। दूसरे के बिहेवियर से अगर आप खुश हो रहे हैं या गमगीन हो रहे हैं तो हमेशा अफेक्टेड रहेंगे। जो वैल्यूज आपके इर्द गिर्द क्रिएट किया गया है, आप उससे गाइडेड हो ना। क्या आपको लगता है कि आपके माता पिता ने जो संस्कार दिए, जो आपको सिखाया, वो सीख गलत थी, या आपके टीचर्स ने जो सिखाया वो सीख गलत थी? अचानक कोई एक स्वार्थी आकर के, वेस्टेड इंटरेस्ट का आदमी आकर के आप पे कोई ऑर्डर लागू करना चाह रहा है आपको, और आपके इर्द गिर्द जो बाउंड्री क्रिएट किया हुआ है अपने वैल्यूज का, वो उसको रोक नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब आपकी पर्सनालिटी कमजोर है ना। आप अपने हर एक डिसीजन को फायदे और नुकसान के तराजू पे क्यों तौलते हैं? एक जगह आप डीएम हैं या एक डिस्ट्रिक्ट में एसपी लगे हुए हैं, उसको आप देख रहे हैं कि वो आपके लिए बहुत बेहतर है, क्यों? बाकी सब जो पोस्ट है क्या वो रिडंडेंट है? क्या गवर्नमेंट ने ऐसे बना दिए? मीनिंगफुल है तभी तो उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस ऑर्गेनाइजेशन के ढांचे को चलाने के लिए जरूरी है, तभी तो बने। तो उस तरह से आपको अपने आप को रिलेट करना पड़ेगा अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो। भगवान की दया सर 26 साल की आज नौकरी हो गई। आपसे जब भी मैं मिला हूं, जब क्वालिफाई नहीं किया था तब भी, जब पहली बार इंटरव्यू में, मतलब कहने का मतलब है कि पहली बार जब इंटरव्यू में नहीं आ पाया था तब भी वैसे ही मुस्कुराता हुआ था, जब क्वालिफाई किया तब भी मुस्कुराता हुआ था। दिल्ली में पता नहीं कितनी पोस्टिंग आपके सामने बदल गई, मुझे लगता है हर 2-3 महीने पर आपसे मुलाकात हुई जाती हो। आपने मुझ में कभी टेंशन नहीं देखा होगा सर, जिसमें आपने पूछा हो कि क्या बात है, तुम क्यों मतलब टेंस लग रहे हो, ये। अगर आप अपनी पर्सनालिटी को खुद से कंट्रोल करना चाह रहे हैं तब तो इन सब चीजों को हटाना पड़ेगा। आगे गवर्नमेंट जॉब में कहीं पे भी रहे, आईएएस रहे, आईपीएस रहे, आईआरएस रहे, आएंगे सिचुएशन जहां आपको लगेगा कि ये गलत काम है, लेकिन वहां पे 2 रास्ते हैं आपके लिए। एक तो ये है कि अपनी फायदे के लिए, फर्दर पोस्टिंग के लिए आप कंप्रोमाइज कर लें अपने वैल्यूज से। दूसरा ये है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, आपको जहां भेजना है भेज दो, खुश रहेंगे आप। वही चीजें हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ, अफसोस वही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं, मोर देन मैं, मतलब मुझे बड़े ही रेयर मिलते हैं लोग। आज तक सर मैं अपने इसमें आने के बाद मुझे मुश्किल से लगता है कि इस 25 साल में 5 आदमी मिले होंगे, 5 आदमी तो है 25 सालों में। तो आप अपना रेयर ब्रीड बन करके रहना चाहते हैं सिस्टम में, या भीड़ के साथ चलना है? अगर भीड़ बनना चाहते हैं तो ठीक है, भीड़ का पार्ट बन जाइए आप।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही, यही। इसलिए जब तैयारी कर रहे हैं ना, तमाम चीजों से ऊपर उठ करके सोचिए, ऊपर उठ करके सोचेंगे भी, और आपकी खुशी और आपका गम दोनों आपके हाथ में। मैं बस इतना ही कहूंगा। हाँ, एंथ्रो तो सर बिल्कुल सही बात करिए। एंथ्रो से फायदा और नुकसान दोनों में बताऊंगा। सर, जब मैं हमेशा दोनों चीजों बात करता हूँ, एंथ्रो से नुकसान मुझे ये हुआ, मैं पहले नुकसान बताऊंगा। पहले फायदा ही बता देता हूँ। मतलब जो सर हमेशा बताया करते थे कि एंथ्रो है क्या, खुद के बारे में जानना। सच्चाई तो ये है, राइट फ्रॉम आवर इवोल्यूशन, है ना, अप टू डेट हम क्या हैं, हमारे जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, चाहे हमारा फिजिकल इवोल्यूशन किस तरह से हुआ, हमारा सोशल इवोल्यूशन किस तरह से हुआ, हर सोशल इंस्टीट्यूशन में आपने तमाम चीज़ों को देखे। तो मतलब जिसे सबसे ज़्यादा, मैं साइंस का स्टूडेंट है, मैंने एमएससी केमिस्ट्री में एमएससी किया था, इधर एंथ्रोपोलॉजी आकर के लिया। तो मुझे लगा शायद एंथ्रो पढ़ने के बाद कि मैंने अपना पूरा टाइम बर्बाद कर दिया। साइंस में ऐसी चीज़ है जो मतलब जब तक उसे प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, आप यूज नहीं कर रहे हैं, जिसका कहते हैं अप्लाइड पार्ट पे नहीं जाते, तब तक आपको बहुत ज्यादा नहीं। अगर आप सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं ना, और लैब की का प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तब तक तो नहीं है कुछ वहां पे। अगर आप उसी को फार्माकोलॉजी में चले जाएं, या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में चले जाएं, या और कहीं चले जाएं, तो वो आपका अप्लाइड है, तो वो एक अलग सेटिस्फेक्शन देता है आपको। लेकिन चूंकि मैंने वो नहीं किया था तब तक, तो मुझे लगा कि मैंने अपना टाइम बर्बाद कर दिया है। एंथ्रोपोलॉजी में आने के बाद हर चीज का वो देखना कि राइट फ्रॉम बिगिनिंग किस तरह से उसका इवोल्यूशन हुआ, इंटरेस्टिंग था काफी। प्लस ट्राइबल पार्ट पढ़ते पढ़ते मुझे वो नदीम सर ने ना पूरा का पूरा वो मार्क्सिस्ट बना दिया। So, जब मैंने पहला अपना इंटरव्यू फेस किया 96 में, तो बोर्ड था हमारा सिल्वी दास मैडम का, तो वही अंदाज एकदम बिल्कुल वो कम्युनिस्ट वाला पूरा का पूरा, हालांकि कोई लेना देना नहीं मेरा पॉलिटिकल, कभी कोई इंक्लिनेशन ये नहीं रहा, लेकिन उस वही अंदाज। तो नतीजा ये हुआ कि 5 में से मैंने 2 मेंबर को अपने अगेंस्ट कर लिया, यानी लड़ाई हो गई बिल्कुल। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाया अपने को, या ये कहा जाए कि मुझे उन्होंने प्रोवोक किया और मैं प्रोवोक हो गया, गलती मेरी थी। तो है बहुत अच्छा, मतलब सब्जेक्ट के वाइज तो मैं, मतलब अगर उस लिहाज से भी देखा जाए, मार्क्स के लिहाज से भी, और अगर देखा जाए नॉलेज के लिहाज से भी, तो अल्टीमेट सब्जेक्ट है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं। और वही है ना कि जब आप अपने बारे में जानने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मतलब आदमी इन्वॉल्व भी होता है ना, इंगेज होता है उससे कि अच्छा ऐसा है क्या। तो भाई बस यही है। और सर और बताएं किसी चीज़ पे। जी, निगेटिव मुझे एस्पेक्ट नहीं लगता कोई अंतरों का। लाइक मेरा अपना मतलब नेफ्यू है, वो भी सर के ही इसमें है, और मैं सब्जेक्ट को बहुत अच्छे, मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग भी, ह्यूमैनिटी के लिहाज से भी अगर देखा जाए, आपका अगर पूरा का पूरा सिलेबस देख लें, ये तो सोशल या फिजिकल तो एक ये हुआ जो कि आपके नॉलेज को इन्हांस कर रहा है। अगर उसका सेकंड पेपर का आप पार्ट देख लें, डिफरेंट गवर्नमेंट की डिफरेंट जो पॉलिसीज हैं, प्लानिंग है, जो वर्क किए जा रहे हैं, मतलब इसके लिए डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए, अगर उस लिहाज से भी आप देखें तो काफ़ी कुछ इंफॉर्मेटिव है। देखिए, अगर गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है तो एफर्ट्स तो होता है, लेकिन मैंने फिर वही बताया, उसको इम्प्लीमेंट करने वाले कौन है? या तो ब्यूरोक्रेट्स या उससे नीचे के जितने लोग हैं। वो गवर्नमेंट की इतनी अच्छी अच्छी मतलब पॉलिसीज आती हैं, आपको पीछे का पता होगा जब राजीव गांधी ने कहा था कि 5% तक पहुंच पाता है। आज के दिन में तो गवर्नमेंट की कम से कम पॉलिसी है कि डायरेक्ट अकाउंट में जा रहा है। डिफरेंट जितनी पॉलिसीज है, तो फायदा तो होता ही है, पिलफरेज की पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है। उसके लिए पॉलिसी बनाने वाले जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए जिम्मेदार हैं हम लोग जो एक्सिक्यूट कर रहे हैं नीचे लेवल पे। वो हमारी बेईमानी का नतीजा हो सकता है। सर ये मैक्सिमम इशू रेस किया जाता है ना कि पॉलिसी मेकर्स अच्छे हैं लेकिन इम्प्लीमेंटर्स थोड़े वीक हो जाते हैं ग्राउंड लेवल पे। मैंने यही बताया था कि जब आपका अपना स्वार्थ, वेस्टेड इंटरेस्ट जब कहीं इन्वॉल्व हो जाएगा, तो चीज़ें तो अफेक्ट होंगी ही होंगी।
सर तो इसके लिए क्या चेंजेस होने चाहिए? इसके लिए होना चाहिए वो टीम, मतलब एक अच्छा, जैसे कहीं हेड है, मान लिया किसी ऐसे डिस्ट्रिक्ट के जहाँ की डीसी सिस्टम है, पूरी की पूरी जो प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे लेवल पे होता है, तो जब टीम लीडर अच्छा होता है ना तो नीचे एक्सक्यूशन भी उसका अच्छा होता है। आप लोग कल होकर के कहीं जाते हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट के डीएम या डीसी लग रहे हैं और खास करके उस तरह के बेल्ट हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि गवर्नमेंट की कौन कौन सी पॉलिसीज यहाँ इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं और कितना हद तक वो पहुँच पा रहा है। और इसका सबसे बेहतर होगा, आपको याद होगा उड़ीसा के एक आईएएस ऑफिसर थे जिनको इन्होंने नक्सलियों ने ये किडनैप कर लिया था, मुझे याद नहीं है नाम अभी उसका, क्या नाम था सर? एलेक्स। लेकिन वो इतना पॉपुलर था लोगों के बीच में, और इसका सबसे बड़ा रीजन है हम ऑफिस के दायरे में बैठ करके ये सोचते हैं कि हम बहुत बड़े ऑफिसर हो गए, लेकिन नहीं, जिसके लिए हम ऑफिसर बने हैं वो हमारे बारे में क्या सोचता है, हम उनके लिए कितने मीनिंगफुल हैं। और इसका सबसे बड़ा तरीका है कि आप जनता के बीच जाइए, जितना पब्लिक से आप जुड़ेंगे, जितना पब्लिक से इंटरेक्ट करेंगे, तब वो सच्चाई का पता चलेगा कि आपकी जो पॉलिसीज जो बनी है उसका इंप्लीमेंटेशन किस हद तक हो रहा है और उससे सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है, जो टारगेट ग्रुप है उसका सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है, और टारगेट ग्रुप का सेटिस्फैक्शन लेवल ही आपकी पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन और उसके सक्सेस का मापदंड है, स्टैंडर्ड है। ये सबसे बड़ी चीज है, ये हमेशा जान लीजिए। आप किसी भी इसमें रहें, किसी भी सर्विस में जाएं, पोस्टिंग भले कोई करे, आपको गवर्नमेंट करे या जो करे, लेकिन अल्टीमेट जो क्लाइंटेल है आपका, जिसको आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा जज है आपके पूरे के पूरे मतलब एक्ट का। सर्टिफिकेट तो रियल वही दे सकता है, पोस्टिंग भले आपके सीनियर ऑफिसर कर देंगे। एक एसपी अगर वो असेसिबल नहीं है पब्लिक के लिए, अगर उसके यहाँ कोई कंप्लेंट आती है और कंप्लेंट पे कोई सुनने वाला नहीं है और वो अपने आप को सुपर कॉप कह रहा है, बेकार है वो। अपने एक मतलब जो क्लोज्ड डोर में अपने आप को समझ रहा है, बस वही समझ तक है। पब्लिक जिसको आप अल्टीमेटली सर्व कर रहे हैं, जो आपका मतलब एक तरह से क्लाइंटेल कहिए, सर्विस प्रोवाइडर ही है हम लोग उस तरह से देखा जाए तो, उसका क्या ओपिनियन है आपके बारे में, और वो पता चल जाता है। आप डेली देखते रहते होंगे, कहीं किसी ऑफिसर का ट्रांसफर हुआ, पब्लिक पूरी की पूरी प्रोसेस लगा दी कि नहीं इन्हें रोका जाए, इन्हें बाहर नहीं भेजा जाए। रेयर होता है, हालांकि आपको साल में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे छोटे से लेके बड़े ऑफिसर का इस तरह का आ जाता है। तो वो पॉपुलैरिटी के लिए नहीं होना चाहिए कि आप बहुत फेमस हो गए हैं। रियल में क्या चेंज आप सोसाइटी में ला रहे हैं। कल तक मान लिया आपके ऑफिस में लोग आने से डर रहे थे, ऑफिस में आना तो दूर है, कभी भी कोई चला आया, आप जाके पब्लिक के बीच घूम रहे हैं और पब्लिक से पूछे हैं परफॉर्मेंस के बारे में अपने सबऑर्डिनेट्स के। जिस दिन ये सिचुएशन आ जाए ना, उस दिन लगना चाहिए आपको कि आपका जो सिविल सर्विस में आना है वो मीनिंगफुल रहा है। अदरवाइज तो हर कोई बड़ी बड़ी चीजें ले लेता है, अपने बच्चों को पाल लेता है, बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे देता है, चल देता है। तो सिस्टम ही ये चलता चला आ रहा है। Sir, जी प्लीज। sir, how can we tackle the scourge of corruption in civil services? And I want to know an insider's view as to how rampant it is. Because I've seen it is structurally legitimized in the system. And even the society glorifies such people rather than looking down upon them. एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके बाद मैं एक मतलब लाइटर नोट पे इसको खत्म करूंगा। मैं पब्लिक मीटिंग बहुत लिया करता था जब फील्ड में था, यहाँ दिल्ली में था। तो एक दिलशाद गार्ड एक जगह है यहाँ दिल्ली में, वहाँ मीटिंग ले रहा था मैं। लोगों ने खूब क्रिटिसाइज करना शुरू किया पुलिस को। मेरी आदत थी, डायरी रखी होती थी, मैं पॉइंट नोट करता जाता था। लोग क्रिटिसाइज करते, एक आदमी क्रिटिसाइज करता, बाकी लोग ताली बजाते। और मैं देख रहा था हमारे बगल में हमारा एसएचओ बैठा हुआ था और भी ऑफिसर्स बैठे हुए थे, डिवीजन ऑफिसर वगैरह। उनके चेहरे लाल होते जा रहे थे क्योंकि वहां रिएक्ट नहीं कर सकते थे, गुस्सा आ रहा था, कुछ बोल नहीं सकते थे। बातें सब जब खत्म हो गई तो मैंने कहा कि मैं आपके तमाम पॉइंट्स को मैंने नोट किया हुआ है और मैं इसका जवाब दूंगा।
आपकी शिकायत गलत नहीं है, फिर भी मैं आपसे बात करूंगा। एक बड़ा ही पुराना कहावत है, किसी भी सोसाइटी को वह ही सिस्टम मिलता है जो सोसाइटी का माइंडसेट है। क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी में लोग हैं वो किसी दूसरे लोक से नहीं आए हैं, वो किसी दूसरे प्लेनेट से नहीं आए हैं, इसी सोसाइटी से आए हैं। तो जो सोसाइटी की मेंटालिटी है वही वैसा ही सिस्टम मिलता है। जस्ट एक लाइन में कह रहा हूं ये, इसका मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं वहां से उठा करके। मैंने कहा कि आप रेड लाइट क्रॉस करते हैं, आपको पता है कि रेड लाइट क्रॉस करना एक वायलेशन है, पुलिस वाला रोकता है उसको पता है 500 रुपए का चालान है। आप उसको पहले तो रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई साहब जाने दो, ये करो वो करो, वो नहीं मानता। फिर आप कोशिश करते हैं कि फोन से किसी से बात करा दे, फोन से अगर बात हो गई मान गया तो ठीक है, वो अपने ऊपर अड़ा हुआ है कि नहीं आपको फाइन तो देना ही पड़ेगा। आप कहते हैं छोड़ो यार, क्या रसीट काटना, लो 200 रुपया रखो चलो। क्यों देते हैं आप 200 रुपया उसको? आप बोलिए कि मैं 500 रुपया दूंगा लेकिन मुझे रिसीप्ट चाहिए। कौन इनकरेज कर रहा है? डीडीए के फ्लैट से यहाँ एक प्रॉपर नक्शे के साथ बनता है, उसका एक सर्टेन एरिया होता है। आप कह रहे हैं कि अपनी बालकोनी जो है उसको हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं, एक रूम बना लेंगे। वहां पे डीडीए का ये एमसीडी का आदमी पहुंचता है, पुलिस वाले पहुंचते हैं, नहीं बना देंगे, कॉल हो जाती है। अब बार्गेनिंग शुरू होती है, आप उसको पैसा देके अपना एक्सटेंशन कर ले रहे हैं, राइट है कहीं से, जबकि आपको डीडीए के अलॉटमेंट में मिला था कि 1200 स्क्वायर फीट का है। आप क्यों उसे 1280 स्क्वायर फीट या 1300 स्क्वायर फीट बनाना चाह रहे हैं? और एक गलत, किसने शुरुआत करी गलत परंपरा की? हम नहीं बनाएंगे ना तुम्हें पैसा देंगे। तो मैं यही कह रहा था, हम भी जिम्मेदार हैं, सोसाइटी भी जिम्मेदार है। हम क्यों अपने काम उल्टे सीधे काम उल्टे तरीके अपना करके करने की कोशिश करते हैं? और रही बात करप्शन खत्म करने की, कम कर सकते हैं अगर एक टीम लीडर अगर वाकई ऑनेस्ट है और अच्छा है, उसके अच्छे ये हैं, तो उसके नीचे वाले वैसे ही डरते हैं, वो चीजें अपने आप कम होती जाती है। खत्म नहीं कर सकते आप, खत्म नहीं कर पाएंगे वो, लेकिन आपकी प्रेजेंस अगर आप बहुत अच्छे हैं तो वो डाउन टू लाइन वो पूरे का पूरा मैसेज जाता है नीचे, और लोग डरते भी हैं और अवॉइड भी करते हैं। कम कर सकते हैं। और सर जैसे हम सर्विस में हों तो फिर सीनियर्स का प्रेशर आता है, मतलब इल प्रैक्टिस के लिए, तो उनसे मतलब कैसे टैकल किया जाए? एक दो बार की बात है, जब आपकी तरफ से ना होगा और सॉरी सर नहीं कर सकता तो वो समझ जाता है कि कौन क्या है, फिर कभी नहीं आएगा प्रेशर आपके पास। शुरू में हो सकता है परेशानी हो, आपके सर्विस के शुरुआती दौर में 2-3 साल आप माने, 1-2 पोस्टिंग मान लें, फिर जब, लेकिन वही चीज़ है, फिर मैं आपको बताऊंगा, डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। अगर किसी सीनियर के कहने पे आप गलत काम नहीं कर रहे हैं तो आप अपने लिए भी गलत काम नहीं करेंगे। अगर अपने लिए गलत काम नहीं कर रहे हैं तो आप अपने सीनियर को डिनाई कर सकते हैं, लेकिन खुद तो गलत काम कर रहे हैं लेकिन सीनियर के कहने पर नहीं कर रहे हैं, तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है ये नहीं चल पाएगा, फिर आप नहीं रोक पाएंगे। आपको खुद भी उतना मजबूत होना पड़ेगा। किया था सर एंथ्रो का सिलेबस, या उसको कैसे आपने टैकल किया था? जस्ट बता रहा हूँ, जब मैंने पहली बार एंथ्रो पढ़ाई किया तो एक तो मैंने बताया बिहार से था और मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, सच्चाई में कह रहा हूँ। 20% से ज्यादा रिटेन नहीं किया था मैंने। सर को बताया मैंने ये बात, उन्होंने कहा सर मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। तो बोले तुम्हारा पेपर ही नहीं था, तुम ऐसा करो पढ़ लो। और ये सर की महानता है कि सर ने मुझे कहा कि तुम दोबारा बैठ जाना, अगली बार आऊंगा तो क्लास में, जब तक तुम पढ़ लो। मैंने उन दिनों में जितने टाइम थे, ये शायद सर मेंस लिख रहे थे उस वक्त लोग, उस वक्त का टाइम था जबकि सर का बड़ा ही मतलब प्रोफेशनल ये होता है कि तमाम क्वेश्चंस को कवर करें जो हमारे बच्चे अपियर हो रहे हैं उनके लिए फायदेमंद हो। तो उस वक्त शायद वो रफ्तार भी था जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाया, लेकिन उन दिनों में मैंने फिर पूरा का पूरा 2-3 महीने में पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ा उसको, और जो बुक्स सर ने प्रिस्क्राइब की थी वो बुक्स भी पढ़ा। लेकिन जब दोबारा क्लास में मैंने अटेंड किया तो मुझे लगता है कि कम से कम 80% तक अंडरस्टैंडिंग भी थी और सिलेबस भी पूरा का पूरा ये था। ऐसा कुछ नहीं है, आप जब देखेंगे सर ने मुझे शुरुआत कराई थी सोशल से, अभी तो इतने अच्छे अच्छे मटेरियल्स हैं, इतना लिमिटेड ही है आपका, कई बुक्स पढ़वा दी थी सर ने।
जॉन बीटी की और किसकी सर मुझे याद भी नहीं है। और सेकंड पेपर में भी जा करके खास करके वो संस्कृताइजेशन और वो सब जो था, वो सब में भी इतनी किताब वाई सिंह और किसकी थी, अभी पूरे किताब के नाम भी याद नहीं है मुझे। बल्कि आज मैं देखता हूँ वही पे मतलब मटेरियल बहुत अच्छे अवेलेबल हैं आप लोगों के पास, और शायद किताब में भी बहुत ज़्यादा आप लोगों को नहीं भटकना पड़ता है ना? जो कि सर से बैठ करके मेरी बात होती है बता रहे हैं। सब्जेक्ट तो बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है, और बस जो एग्जामिनेशन का डिमांड है ना कि इतने वर्ड्स में बड़े आराम से आप लोग उसको टैकल कर सकते हैं, बहुत आराम से। और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा छोटा सिलेबस, इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सिलेबस किसी का है, मेरी जो अपनी फीलिंग है। क्योंकि मैंने तब पढ़ा था आज से 25 साल पहले, 25-26 साल हो गए। आज मेरा नेफ्यू जो है वो पढ़ रहा है, तो मैं देखता रहता हूँ उसके कभी कभी ना, कोई जैसे अभी हाल में ही सर एक किसी चीज़ का उसने दिया, आर्कियोलॉजी का दे रहा था सर, वो उसने मुझे कहा कि छोटे पापा वो अलग अलग इस पे जैसे सोशल एस्पेक्ट, कल्चरल एस्पेक्ट, इस तरह से करके वो उसके क्वेश्चन, तो मैं इसको एक साथ कैसे सबमिट करूँ। इंडस वैली सिविलाइजेशन का था सर, हाँ याद आ गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही था। तो कैसे इसको हम टैकल करें, इसको 250 मैक्सिमम शायद 250 वर्ड ही है अब, है ना, 300। तो वो मुझसे पूछ रहा था कि अगर हम चाहें कि सारे के सारा पूरा का पूरा उसका जो मतलब आर्कियोलॉजिकल एस्पेक्ट से और बाकी जो सोशियल कल्चरल इवोल्यूशन के लिहाज से कैसे इसको 300 वर्ड में ये करें। तो जो मटेरियल उसने मेरे सामने रखा सर, तो जो बताया कि क्या क्या उसने पढ़ा है, तो मुझे लगा कि काफ़ी मतलब कॉन्साइज हो गया है कि आप लोग डी.के. भट्टाचार्य वगैरह पढ़ा है आप लोगों ने, सारा पढ़ लिया, सिलेक्टेड पार्ट्स सब ने पूरा पढ़वाया था आपसे। सर मैप वगैरह भी आज के दिन में वैसे ही बन रही है, जो हम लोग वो एक्सकैवेशन का वो पूरा का पूरा लेयर जो साइट करना होता था उसी तरह से। अच्छा हाँ, कुछ पूछ रहे थे आप सिलेक्टेड के लिए, तो भाई या प्लीज। Sir, actually, जो services हैं, तो handling like the system on such a big level, तो उसमें जो training है उसका बहुत major role होता होगा first time के development में, और पूरा हर चीज सिखाते हैं वो लोग, like एक raw इंसान को उस service के लिए ready करते हो। But उसके पहले, उसके training के पहले वाला जो part है, क्या expectation bare minimum है एक candidate से कि वो if he is suitable for becoming that officer or not? Meaning, what are the do's and the don'ts that they are looking for in a person for police service, administrative service? देखिए मैं जो एकेडमिक ट्रेनिंग है उसकी बात नहीं ज़्यादा ये बता पाऊंगा, लेकिन जो वो बाहर से फैकल्टी मंगाते हैं या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उसको उनको बुलाते हैं जिनका अपना फील्ड एक्सपीरियंस बहुत है, तो वो तो हमारे ख्याल से अपडेट देते ही होंगे, वहाँ वो अपडेट दे ही रहे होंगे कि पब्लिक का डिमांड क्या है या सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है हमसे। लेकिन जो ट्रांसलेट होना चाहिए हमारे ऑफिसर्स में वो बहुत ज्यादा विजिबल नहीं है, बहुत ज्यादा विजिबल नहीं है, क्योंकि हम लोगों को भी रेफ्रेशर ट्रेनिंग अटेंड करनी होती है और करते हैं, देख बताया तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन वही वाली बात है कि कितना आप उसमें रिटेन करते हैं, कितनी चीजों पे आप मतलब उसे इंप्लीमेंट करते हैं फील्ड में, वो देखने के लिए कम मिलता है। बेसिक जो कैंडिडेट जो इंटरव्यू में टेक्निकल स्टेज पे जो इंसान का देखा जाता है कैरेक्टर, उससे उसकी बात कर रहा हूँ। मतलब ऑब्वियसली वो एक बहुत लेवल पे उनकी ट्रेनिंग बिल्कुल जीरो लेवल पे रहेगी, 2 साल ट्रेनिंग के बाद जाके वो ऑफिसर बनते हैं। तो उस स्टेज पे अभी जो एग्जाम के स्टेज पे हम सब हैं, तो इस स्टेज पे हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है? भाई मैं एक शुरू में भी कई बार बी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ, आप जो हैं वही बहुत अच्छे हैं, अपनी ओरिजिनलिटी को डिस्टॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। एक बेहतर इंसान बने रहें आप, जो जानते हैं उसके लिए बड़े प्यार से बता दें, जो नहीं जानते हैं उसके लिए सॉरी करके आगे बढ़ जाएं, इससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। हाँ एक चीज जरूर है, अगर ट्रेनिंग में आप ये कोशिश करेंगे, जो कि कई बच्चे क्लास में भी करते हैं, कि ये कोशिश करते हैं कि शायद वो टीचर से ज्यादा जानते हैं, तो अगर वहां पे उन्हें वहां आउट स्मार्ट करने की कोशिश की तो उसका रिजल्ट जो है वो ठीक नहीं होता। ओरिजिनलिटी को रखिए आप अपने साथ। ठीक है सर, इजाजत है, थैंक यू।
हालांकि हैदर साहब आते रहते हैं. लास्ट टाइम ही कमिटेड कि मैंने कहा था बच्चों को है वो डील करना है. बाई चांस आफ्टर मैं बात करूंगा. आफ्टर द क्लास ओनली आई जस्ट वेंट अपस्टेयर एंड ही वाज वेटिंग. मैंने कहा चलो बहती गंगा में हाथ धो लो, है ना. इफ यू वांट ही कैन कम अगेन. गोवा से नहीं आना है बिकॉज ही बिलोंग्स टू दिल्ली ओनली. एनी टाइम नेक्स्ट ईयर ही विल बी बैक. ओके. भाई इसी के साथ हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के लिए कि भगवान आपको आपके का जो परिश्रम है उसमें सफल बनाए और अपने गुरुजनों की, माता पिताओं की और जो भी बड़े लोग हैं आपके, उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचे और आप जीवन की राह में सफल हों और आगे भी लोगों को जो आपसे अपेक्षाएं होंगी जहां आप जाएंगे उसको भी आप पूरी कर पाए. ठीक है, धन्यवाद. Thank you so much.